सॉरी वीडियो में कुछ कमी, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हो गया। तो क्या है कि जब हम धर्म के हमारा कहने का जो मतलब होता है धार्मिक जो बातें हैं उनको हम जो है तर्क के आधार पर नहीं समझते। यानी कि क्या है कि जो धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक बातें जो हैं, उनमें हम वाद विवाद का मामला नहीं फंसाते हैं। कब नहीं फंसाते? जब हम अनुभवों के सहारे चलते हैं, जब हम परंपराओं के सहारे चलते हैं, जब हम अनुशासन में रहते हैं, अधिक आयु के लोगों के अनुशासन में, कठोर नियमों का पालन, तो उसमें क्या है कि हम धर्म को जो है वाद विवाद के मैटर में नहीं फंसाते और ना ही धर्म को हम तर्क के आधार पर समझते हैं। हम परंपराओं के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं धर्म की। लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी हो चुकी है, विपरीत स्थिति है कि भाई अब हम धर्म को भी साइंटिफिक तौर पर समझते हैं कि भाई ऐसे क्यों है। तो बारीकियाँ निकालना, काट छाँट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा, इनमें सोच विचारी ज़्यादा आ जाती है कि परंपराओं को बहुत कम महत्व मिलेगा और सैन्य शक्ति का विस्तार होगा। यानी कि जो हमारी ट्रेडिशंस हैं वो उनमें ह्रास होता जाएगा और जो हमारी साइंटिफिक प्रोसेस हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। अगर कम आयु के लोग ज़्यादा होंगे, अधिक आयु के लोग कम होंगे, इस वजह से। तो ये है इसका एक मैटर। और दूसरा है स्त्री पुरुष का अनुपात। स्त्री पुरुष का अनुपात का मतलब है क्या कि जैसे 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुष में 1000 पुरुषों के साथ कितनी स्त्रियां हैं? 1000 पुरुषों के साथ 1000 पुरुषों के मतलब आधार पर 900 स्त्रियां हैं, या 1000 पुरुष के साथ 800 स्त्रियां हैं, 950, 940 हैं, या 1000 पुरुषों के साथ में 1000 स्त्रियां हैं। तो ये इक्वल और कमी और वृद्धि का सूचक है कि भाई स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों के मुकाबले कितनी है। स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों से बराबर है, स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों से कम या ज़्यादा है। तो ये है स्त्री पुरुष का अनुपात। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात भी जो है एक बहुत अच्छा या समाज को परिवर्तित या प्रभावित करने का बहुत अच्छा फैक्टर माना जाता है। जैसे हमारे भारत में केरल जो एक ऐसा राज्य है जिसमें स्त्रियों की जनसंख्या पुरुष से ज़्यादा है। यानी कि लगभग वहाँ 1000 पुरुषों के साथ 1100 स्त्रियाँ आ चुकी हैं अब तक। यानी कि 1000 पुरुष, अगर पुरुष 1000 है तो स्त्रियों की संख्या, अगर हम 1000 पुरुषों को काउंट करेंगे तो उनके साथ में हम 1100 स्त्रियाँ काउंट करते हैं। तो क्या है कि ये जो है स्त्रियों की जनसंख्या कब ज़्यादा होती है और स्त्रियों की जनसंख्या कब कम होती है किसी भी समाज के अंदर या क्षेत्र के अंदर, समुदाय या समूह के अंदर, स्त्रियों की जनसंख्या में वृद्धि और स्त्रियों की जनसंख्या में कमी, ये भी एक फैक्टर है। इसका भी एक रीज़न है कि स्त्रियों की जनसंख्या उस क्षेत्र में ज़्यादा होगी जहाँ शिक्षा का प्रभाव या शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर हम शिक्षा को अपने समूह में अगर शिक्षा को हम ज़्यादा महत्व देते हैं तो वहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या नेचुरली ज़्यादा होगी। और इसके विपरीत आप ये भी समझ जाए, इसके विपरीत भी ये है कि जिन क्षेत्रों या समूह में, समाजों में एजुकेशन को कम महत्व दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में राजस्थान है, बिहार, राजस्थान और हरियाणा है, ये कई सारे स्टेट्स हैं जो प्रारंभिक रूप से शिक्षा में थोड़े पिछड़े हुए और परंपराओं में पनपे हुए समाज हैं, लोग रहते हैं, एजुकेशन पे कम ध्यान रहता है। तो क्या है कि फिर दूसरी क्या है, परंपरागत और एक तरीके से धर्मशास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, ये सारी बहुत सारी हैं, कई सारे फैक्टर्स व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करते हैं। और पितृ प्रधानता में विश्वास, पुत्र प्राप्ति पे विश्वास है, पुत्री प्राप्ति पे विश्वास है। तो क्या है कि इस तरह के समाज, और वो भी क्या है कि सबसे इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा एजुकेशन के थ्रू होता है कि भाई एजुकेशन कमी और वृद्धि, एजुकेशन हाई है, एजुकेशन लो है, तो क्या है कि ये स्त्री और पुरुष की जनसंख्या को कमी और वृद्धि करने के लिए सहायक होते हैं।
इसमें और भी से बहुत सारे थे, कारण सती प्रथा, पुनर्विवाह, ये कई सारे फैक्टर्स हैं कि राजस्थान के अंदर तो काफ़ी अभी तक भी सुना जाता है कि भाई अगर लड़की पैदा होती है तो उसको तुरंत मार दिया जाता। फिर वहाँ सती प्रथा का भी प्रभाव अब तक रहा था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी सती प्रथा रही थी, पुरुष के मरने पर स्त्री को मरना। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो किसी समाज में स्त्रियों की जनसंख्या कम और वृद्धि करने में सक्षम या सहायक होते हैं। तो अब जैसे आपने देखा है केरल के अंदर 100% लिटरेसी में काउंट होता है। लिटरेसी 100% काउंट के केरल के अंदर जो लोग रहते हैं वो सब विदेशों में काम करने चले जाते हैं। और केरल में आपने देखा होगा नर्सिस, डॉक्टर्स, ये बहुत सारे हाई प्रोफाइल्स लोग बनते हैं एजुकेशन के द्वारा ही। तो इसमें क्या है कि टोटल सोसाइटी चेंज हो जाती है, हर चीज़ वर्टिकल जाती है, हर कंडीशंस वर्टिकल चली जाती है। हॉरिजॉन्टल के बजाय हम हॉरिजॉन्टल में रह रहे हैं, वर्टिकल सीधे एकदम ऊपर जा रहे हैं, हाई लेवल पर। पति भी की भी आय में वृद्धि हो रही है, पत्नी की भी आय में वृद्धि है, शिक्षित हैं, सब चीज़ अच्छा लेवल है सभी चीज़ों का, सभी स्तरों का एजुकेशन का लेवल हाई, वर्टिकल स्टेज पे, हेल्थ में, सभी चीज़ों में मतलब। तो जैसे अब मेघालय के अंदर एक खासी जनजाति है जो मातृसत्तात्मक है, तो वहाँ पे स्त्रियों की नॉर्मली और पुरुषों को कम महत्व दिया जाता है, स्त्रियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर थारू जनजाति है, तो पहले थारू जनजाति में बताते पहले स्त्रियों की जनसंख्या पुरुष से ज़्यादा थी। तो उसमें क्या था कि पुरुष की स्थिति एक नौकर से भी अच्छी नहीं थी। तो ये एक फैक्टर है, ये एक कारक है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पे हावी रहते हैं। तो स्त्रियों की जो ज़्यादा संख्या के यानी कि मतलब स्त्रियाँ बहुसंख्यक होंगी और पुरुषों की जनसंख्या कम, तो पुरुष अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक होकर बहुसंख्यक भारी पड़ जाते हैं, तो उनका प्रभाव ज़्यादा हो जाता और महत्व भी ज़्यादा हो जाता। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक फैक्टर कई सारे फैक्टर्स पैदा करता है, और ये टोटल मिला के सारे फैक्टर्स एक समाज को प्रभावित करते हैं। तो चेंजेस आना नॉर्मली बात है। अब एक तीसरा फैक्टर भी है इसमें, जनसंख्या संबंधी संरचना का प्रभाव है। इसमें तीसरा फैक्टर है वैवाहिक प्रथाएं, मैरिटल कस्टम्स। जैसे वैवाहिक प्रथाएं हमारी, इसका मतलब होता है कि जैसे बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह, एक विवाह की जो आयु है वो घटती आयु को बढ़ा दिया जाए, विवाह की आयु को बढ़ा दिया जाता है। कई सारी चीज़ आती है इसमें, जैसे लेट मैरिज करना। ये बताते हैं कि विवाह एक प्रमुख सामाजिक संस्था है, समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है परिवार के बाद विवाह, और इसके अंतर्गत होने वाले परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। यदि बहुपत्नी विवाह अथवा बाल विवाह के स्थान पर एक विवाह और विलंब विवाह का प्रचलन हो जाए तो स्त्रियों की स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार हो सकता है। कहने का मतलब ये है बाल विवाह यानी कि कम आयु में विवाह करना, एक तो ये बदल जाए। दूसरा बहुपत्नी यानी कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा पत्नियां रखता, ये ख़त्म हो जाए। तो क्या है कि स्त्रियों की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, काफ़ी सारी शैक्षिक, मनोरंजन, ये सारी समस्याएं, धार्मिक समस्या, ये समस्याएं समाप्त हो जाएं इसकी। और जब ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तो क्या है कि समाज में स्त्रियों को जागरूकता का अनुभव होगा, जागरूकता पैदा होती है। बहुत सारी चीज़ें, अपने अधिकारों को समझने लगना, शोषण के विरुद्ध समानता का, स्वतंत्रता का दावा करना, इस तरह के सारे विचारधाराएँ पैदा होती हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव बच्चों के पारिवारिक वातावरण पर पड़ता। वे पहले से अधिक निर्भीक, शिक्षित, स्वास्थ्य, व्यवहार में नम्र। इस प्रकार समाज की छोटी छोटी इकाइयों में परिवर्तन होने से समाज स्वयं भी परिवर्तित हो जाता है। ये बात है कि छोटे छोटे फैक्टर्स जो है इकट्ठा होकर एक संपूर्ण समाज को प्रभावित करने में सक्षम हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि विलंब विवाह का प्रचलन किसी अशिक्षित समाज में होता
तो अनैतिकता और व्यभिचार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि एक ही चीज़ को चेंज करके उसमें उसकी अच्छाई और बुराई को हम नहीं प्राप्त कर सकते। अशिक्षित में अगर लेट विवाह कर दिया जाए तो व्यभिचार की स्थिति उत्पन्न होती है, बताते हैं विद्वान। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए भी फैक्टर, अशिक्षित लोगों को शिक्षित होना ज़रूरी है। और जब दूसरी बात क्या है, ये वैसे अप्लाई हो भी नहीं सकता है कि अशिक्षित लोगों में विलंब विवाह की अनुमति दी जाती है। ऐसा अभी रिजल्ट नहीं है या कोई परिमाण नहीं है इस बात का कि अशिक्षित या रूरल या और इस तरह के जो है बैकवर्ड सोसाइटीज़ में लेट मैरिज की स्थिति देखी जा सकती है। ऐसा नहीं है। ये स्थिति तभी पैदा होगी, लेट मैरिज की स्थिति तभी पैदा हो सकती है जब हम एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर हम एजुकेटेड हैं तो लेट मैरिज संभव है, अगर हम एजुकेटेड नहीं हैं तो लेट मैरिज भी संभव नहीं है। तो इस वजह से इसके फैक्टर्स अनुकूल स्थितियों में ही पारित हो सकते हैं। ये नहीं कि जो हम कोई सा भी कानून या कोई सा भी नियम हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और उसका रिजल्ट हम अच्छा पाने की कोशिश या हमें विश्वास, ये ज़रूरी है। तो ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं जनसंख्या में, आप इसे पढ़िए, ध्यान से देखिए तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए, जैसे अब ये कोई सामाजिक और आर्थिक कारक भी हैं इसमें हमारे पास जनसंख्या के। जनसंख्या घटने या बढ़ने से किन किन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। समाज में प्रभाव पड़ा है, आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है। अभी आ गया राजनीति क्षेत्र में, सामाजिक संस्थाओं में जनसंख्या का प्रभाव, युद्ध में जनसंख्या का प्रभाव। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि समाज जो है व्यक्तियों से बना होता है और जनसंख्या जो है वो वे मनुष्य हैं। तो हम जो इसका जो स्टडी कर रहे हैं वो घूम फिर के समाज के अंदर ही हम घूम रहे हैं। समाज के अंदर ही घूम कर हम उसे देखते रहते हैं, उसका अध्ययन करते रहते हैं। और ये नहीं कि हमें कहीं अलग से इस चीज़ का अध्ययन करना है, जनसंख्या का जागृति, हम समाज में ही तो अध्ययन करते हैं, क्योंकि समाज जो बना हुआ है वो जनसंख्या है, वो जनसंख्या ही लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हम कोई अलग से या किसी ऐसी कोई अलग नई तरह की चीज़ का या समझ नहीं रहे हैं जो हमें समझ में ना आए। तो इसलिए इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए, PDFs मैंने भेज दिए आपको, आप इसे बराबर इसका अध्ययन करें तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। थैंक यू।